नमस्कार। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 की पुस्तक भूगोल से सभी प्रश्न एक ही वीडियो में। तो हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ स्थित है? तो विश्व की सबसे गहरी खान अफ्रीका में स्थित है। पृथ्वी के केंद्र तक पहुँचने के लिए समुद्र तल से कितने किलोमीटर गहराई तक खोदना पड़ेगा? तो पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए समुद्र तल से अगर खुदाई करेंगे तो कितना किलोमीटर खोदना पड़ेगा? तो हमें 6000 किलोमीटर तक खोदना पड़ेगा दोस्तों। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है? तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट या परपटी कहलाता है। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी होती है? तो पृथ्वी की सबसे पतली परत को हम परपटी कहते हैं, या परपटी को हम भूपर्पटी भी कह सकते हैं। परपटी सतह महाद्वीप और समुद्री सतह के कितनी गहराई तक होती है? तो परपटी सतह महाद्वीप और समुद्री सतह के कितनी गहराई तक होती है? तो यह 35 किलोमीटर महाद्वीप में होती है और 5 किलोमीटर समुद्री सतह होती है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से किन खनिजों से बनी होती है? तो महाद्वीपीय संहति जो है सिलिका और एल्युमिनियम से बना होता है। महासागर की परपट्टी मुख्यतः किस रूप से बनी होती है? तो महासागर की परपट्टी जो होती है वह सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है। परपट्टी के ठीक नीचे क्या होता है? तो परपट्टी के नीचे ठीक मेंटल होता है। मेंटल पृथ्वी की कितनी गहराई तक फैला होता है? तो मेंटल पृथ्वी की 2900 किलोमीटर तक की गहराई में फैला होता है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्या कहलाती है? तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को हम आंतरिक क्रोड के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत हिस्सा परपट्टी के रूप में है? तो पृथ्वी के आयतन का 1% हिस्सा जो है एक प्रतिशत हिस्सा परपट्टी के रूप में होती है। पृथ्वी का कितना प्रतिशत हिस्सा मेंटल के रूप में होता है? तो मेंटल के रूप में 84% होता है और परपट्टी के रूप में 1% होता है। पृथ्वी का कितना प्रतिशत हिस्सा आंतरिक क्रोड के रूप में है? तो पृथ्वी का कितना प्रतिशत हिस्सा आंतरिक क्रोड के रूप में है? तो आंतरिक क्रोड के रूप में 15% हिस्सा होता है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी किलोमीटर है? तो पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर होती है। सेल कितने प्रकार की होती है? सेल 3 प्रकार की होती है। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर कौन सी सेल निर्माण करता है? तो द्रवित मैग्मा ठंडा होकर प्राथमिक सेल या आग्नेय सेल का निर्माण करता है। आग्नेय सेल कितने प्रकार की होती है? आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है। दक्कन का पठार किस सेल से बना है? तो दक्कन का पठार बेसाल्ट सेल से बना है। मैग्मा जब पृथ्वी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है तो उससे कौन सी चट्टान का निर्माण होता है? तो मैग्मा जब पृथ्वी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है तो अंतर्भेदी आग्नेय सेल का निर्माण करता है। आग्नेय एवं अपसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण किस रूप में परिवर्तित हो जाता है? तो आग्नेय एवं अपसादी सेल उच्च ताप और दाब के कारण कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाता है। संगमरमर किस सेल का उदाहरण है? तो संगमरमर कायांतरित सेल का उदाहरण है।
पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत पर्पटी किसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो यह महाद्वीपीय और समुद्री सतह के लिए जिम्मेदार है। आग्नेय शेल के अंतर्भेदी प्रकार का निर्माण कहाँ होता है? तो पृथ्वी के अंदर गहराई में होता है। बहिर्भेदी आग्नेय शेल कहाँ बनती है? तो बहिर्भेदी आग्नेय शेल का निर्माण पृथ्वी की सतह पर होता है। पर्पटी की मोटाई समुद्री सतह और महाद्वीपीय क्षेत्र में कितना भिन्न होता है? तो महाद्वीपीय में 35 किलोमीटर होता है और समुद्री में 5 किलोमीटर तक होता है। मेंटल का क्या महत्व है? मेंटल का महत्व है कि ताप और दाब के कारण सेल में परिवर्तित करना। पृथ्वी के आंतरिक क्रोड का मुख्य तत्व क्या है? तो पृथ्वी के आंतरिक क्रोड का मुख्य तत्व लोहा और निकेल होता है। पर्पटी किस सेल से बनी होती है? तो पर्पटी आग्नेय सेल और अपसादी सेल से बना होता है। कायांतरित सेल के निर्माण के लिए किन सेल की आवश्यकता होती है? तो कायांतरित सेल के निर्माण के लिए आग्नेय सेल और अपसादी सेल की आवश्यकता होती है, क्योंकि कायांतरित सेल का बनना आग्नेय सेल और अपसादी सेल इन दोनों से ही कायांतरित सेल का निर्माण होता है। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए खनन की गहराई में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए खनन की गहराई में सबसे बड़ी चुनौती तापमान और दाब का होता है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अंतर्जीनित बल या एंडोजेनिक फोर्स के नाम से हम जानते हैं। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होता है उसे बहिर्जनिक बल या एक्सोजेनिक फोर्स के नाम से जानते हैं। भूकंप के तरंग कितने प्रकार की होती है? तो भूकंप के तरंग 3 प्रकार की होती है। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में किस तीव्रता का भूकंप आया था? तो 26 जनवरी 2001 में गुजरात के भुज में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप मापी यंत्र को क्या कहते हैं? तो भूकंप मापी यंत्र को हम भूकंप लेखी के नाम से जानते हैं। भूकंप की तीव्रता किस पर मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। किस तीव्रता के भूकंप से नुकसान नहीं होता है? तो 2 तीव्रता के भूकंप से नुकसान नहीं होता है। सबसे खतरनाक भूकंप किस तीव्रता का होता है? तो सबसे खतरनाक भूकंप 7 तीव्रता का होता है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है। कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। अफ्रीका में कौन सा जलप्रपात है? तो अफ्रीका में जाम्बिया जलप्रपात है। जिम्बाब्वे की सीमा पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो जिम्बाब्वे की सीमा पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। नदी जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोरदार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन मोड़ को क्या कहते हैं? तो नदी जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मोरदार मार्ग पर बहने लगती है, उस मोड़ को हम विसर्प के नाम से जानते हैं। रेगिस्तान में किस प्रकार की शैल पाई जाती है? तो रेगिस्तान में छत्रक शैल पाई जाती है।
पृथ्वी की सतह पर बहिर्जनिक बल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह पर बहिर्जनिक बल हम एक्सोजेनिक फोर्स को कहते हैं। भूकंप की तरंगों के प्रकार कौन कौन से हैं? तो भूकंप के तरंग के प्रकार प्राथमिक, द्वितीय और सतही तरंग होते हैं। नियाग्रा जलप्रपात किस दो देशों की सीमा पर है? तो नियाग्रा जलप्रपात कनाडा और अमेरिका की सीमा पर है। विसर्प का निर्माण किस कारण होता है? तो विसर्प का निर्माण अपरदन के कारण होता है। एंजल जलप्रपात किस महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है एंजल जलप्रपात। छत्रक शैल मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो छत्रक शैल रेगिस्तान में पाई जाती है। रिएक्टर स्केल का आविष्कार किसने किया? तो चार्ल्स रिएक्टर ने रिएक्टर स्केल का आविष्कार किया था। भूकंप का सबसे खतरनाक स्तर किस स्केल पर मापा जाता है? भूकंप का सबसे खतरनाक स्तर रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। विक्टोरिया जलप्रपात किस महाद्वीप में स्थित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका में स्थित है। किस सेल को ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है? तो ऑक्सीजन वायुमंडल में 21% है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस नाइट्रोजन पाई जाती है। जब वायु गर्म और ठंडी होती है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है? तो जब वायु गर्म और ठंडी होती है तो उसमें गर्म होने पर वायु फैलती है और ठंडी होने पर सघन और भारी हो जाती है। वायुमंडल की परतों में विभाजित है। वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। क्षोभ मंडल कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है? क्षोभ मंडल 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। समताप मंडल कितनी किलोमीटर तक फैला है? तो समताप मंडल 50 किलोमीटर तक फैला है। वायुमंडल की किस परत का तापमान हमेशा समान रहता है? तो समताप मंडल का तापमान हमेशा समान होता है। वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस पाई जाती है? तो ओजोन गैस समताप मंडल में पाई जाती है। मध्यमंडल कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है? मध्यमंडल 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैला हुआ है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड किस परत में जल जाते हैं? तो अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड मध्यमंडल में जल जाते हैं। किस परत का उपयोग रेडियो संचार के लिए किया जाता है? तो वायुमंडल का उपयोग रेडियो संचार के लिए किया जाता है। वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे बाहरी परत को हम बहिर्मंडल कहते हैं। सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है क्या कहलाती है? तो सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोकती है उसे आपतन या सूर्य ताप के नाम से जानते हैं। तापमान मापने की इकाई क्या कहलाती है? डिग्री सेल्सियस कहलाती है। किस सतह पर सर्वाधिक वायुदाब होता है? समुद्र सतह पर सर्वाधिक वायुदाब होता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे वायुदाब में क्या परिवर्तन होगा? तो हम जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे तो वायुदाब कम होगा। वायु किस ओर बहती है? वायु उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है। पवन कितने प्रकार की होती है? पवन 3 प्रकार की होती है। अस्थायी पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन।
भारत के किस क्षेत्र में लू चलती है? तो भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में लू चलती है। वायु में मौजूद जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? तो वायु में मौजूद जल वाष्प की मात्रा को हम आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम क्षोभ मंडल कहते हैं। वायुमंडल में उपस्थित गैसों का मिश्रण किसे कहते हैं? तो वायु को कहते हैं। वायुमंडल में जल वाष्प की अधिकता को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल में जल वाष्प की अधिकता को हम आर्द्रता कहते हैं। समताप मंडल में ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? तो समताप मंडल में ओजोन परत का मुख्य कार्य पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करना है। वायुमंडल की परतें क्रमशः नीचे से ऊपर की ओर कौन सी है? तो नीचे से ऊपर की ओर हम देखेंगे तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल और बहिर्मंडल है। वायुमंडल की परत जिसमें उल्कापिंड जल जाते हैं कौन सी है? मध्यमंडल में उल्कापिंड जल जाता है। वायुमंडल की बाह्य परत का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो बाह्य परत का उपयोग रेडियो संचार के लिए किया जाता है। वायुमंडल में सबसे भारी गैस कौन सी है? तो सबसे भारी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। वायुमंडल में गैसों का मिश्रण कितना संतुलित रहता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गैसों का मिश्रण संतुलित रहता है। वायुमंडल में पवन की दिशा किससे निर्धारित होती है? तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवन की दिशा निर्धारित होती है। भारत में लू कब चलती है? मई जून में भारत में लू चलती है। वायुमंडल का अध्ययन किस विज्ञान से किया जाता है? तो वायुमंडल का अध्ययन हम मौसम विज्ञान से करते हैं। अमेजन नदी का विस्तार किन देशों तक है? तो अमेजन नदी का विस्तार ब्राजील का भाग पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला तक है। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? अमेजन। कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति क्या है? तो कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति में वृक्ष झाड़ियों को साफ कर जलाना जिसमें पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाए, यही कृषि और कर्तन दहन प्रणाली कहलाती है, जिसमें पेड़ पौधों को वहाँ झाड़ियों को काट कर जलाया जाता है और उनके राख को वही मिट्टी में मिला दिया जाता है। उसके बाद वहाँ पर खेती की जाती है और खेती करने के बाद फिर वहाँ से उस प्रक्रिया को छीन कर दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। फिर उस स्थान पर इसी प्रकार की प्रक्रिया को बार बार अपनाया जाता है। इसे हम कर्तन दहन प्रणाली के नाम से जानते हैं। वर्षा वन में बनाए जाने वाले घर क्या कहलाते हैं? तो वर्षा वन में बनाए जाने वाले घर को हम मोलोका कहते हैं। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? तो गंगा की सहायक नदियाँ घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी है। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है। पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1029। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1102। खाड़ी ढाल वाली सतह पर कृषि करने के लिए क्या किया जाता है? वेदिकाओं का निर्माण किया जाता है। किस नदी में डॉल्फिन पाई जाती है? डॉल्फिन गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में पाई जाती है, जिसका नाम सुसु या अंधी डॉल्फिन होती है।
स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारों पर मुख्य शहर कौन से बसे हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारों पर इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना और कोलकाता बसे हुए हैं। गंगा नदी के संरक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? तो गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम चलाया गया है। टूकन क्या है? अमेजन वर्षा वन का पक्षी है टूकन। वर्षा वन के निवासियों का मुख्य आहार क्या है? मेनियोक। भारत में प्रमुख प्रवास किसके कारण होता है? तो भारत में प्रमुख प्रवास शिक्षा के कारण होता है। भारत में सबसे अधिक प्रवासी राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक प्रवासी राज्य हम महाराष्ट्र को कहते हैं। भारत में सबसे अधिक प्रवासित राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। राजस्थान को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भाग में। सहारा मरुस्थल कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में सहारा मरुस्थल फैला हुआ है। सहारा रेगिस्तान कितने देशों से घिरा हुआ है? 11 देशों से घिरा हुआ है। सहारा रेगिस्तान की प्रमुख वनस्पति क्या है? तो सहारा रेगिस्तान की प्रमुख वनस्पति कैक्टस, खजूर, एकेसिया है। सहारा रेगिस्तान में कौन से समुदाय के लोग रहते हैं? तो सहारा रेगिस्तान में बेदुइन और तुआरेग समुदाय रहते हैं। भारत में स्थित ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत में स्थित ठंडा रेगिस्तान लद्दाख है। क्रिकेट का सबसे अच्छा बैट या बल्ला किस पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है? तो क्रिकेट का बल्ला जो है या बैट सरपत या बिल्लो की लकड़ी से बनाया जाता है। लद्दाख के उत्तर और दक्षिण में कौन से पर्वत स्थित है? तो लद्दाख के उत्तर और दक्षिण में उत्तर में काराकोरम और दक्षिण में जास्कर स्थित है। लद्दाख के बौद्ध मठ अपने किस परंपरा के साथ है? तो लद्दाख के बौद्ध मठ अपने परंपरा गोम्पा के साथ है। लद्दाख की प्रमुख नदी कौन सी है? सिंधु। लद्दाख के प्रमुख बौद्ध मठ कौन से हैं? हेमिस, थिक्से, से और लामायुरु। तो लामायुरु लद्दाख के प्रमुख बौद्ध मठ है। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में कितना मीटर है? 3000 मीटर। कौन सा राष्ट्रीय मार्ग लेह और जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है? NH1A। लद्दाख में ऊंचाई काराकोरम में कितनी है? लद्दाख में काराकोरम की ऊंचाई 8000 मीटर है। मनाली लेह राजमार्ग कितने दर्रा से होकर गुजरता है? 4 दर्रा से। लद्दाख को अन्य किस नाम से जानते हैं? खापा चान के नाम से लद्दाख को जानते हैं। लद्दाख में कौन से पेड़ पाए जाते हैं? तो लद्दाख में सरपत बिल्लो जिससे बैट बनाया जाता है, पॉपुलर, सेब, खुबानी और अखरोट के पेड़ पाए जाते हैं। लद्दाख में पाई जाने वाली प्रमुख पक्षी जाति कौन सी है? तो इसमें रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवेन और हुप पक्षी पाए जाते हैं।
लद्दाख में पाए जाने वाले किस पशु का शिकार ऊन के लिए किया जाता है? चीरू या तिब्बती एंटीलोप का शिकार ऊन के लिए किया जाता है लद्दाख में। विश्व की सबसे गहरी स्थान कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। पृथ्वी की परिक्रमण गति का मुख्य प्रभाव क्या है? ऋतु परिवर्तन। पृथ्वी से चंद्रमा का व्यास कितना है? 1/4। ब्रह्मांड के लिए प्रकाश का एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य। पृथ्वी की घूर्णन गति का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? तो पृथ्वी की घूर्णन गति का सीधा प्रभाव दिन रात पर पड़ता है। दोस्तों, हमारा कक्षा 7 का भूगोल समाप्त हो चुका है। लगभग 26 मिनट में हम लोगों ने क्लास 7 एनसीईआरटी पुस्तक से जियोग्राफी का मोस्ट महत्वपूर्ण प्रश्न को पूरा कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।